हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET जुलाई 2019 पेपर 1 से सारे 30 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे मैंने ये सेम 30 क्वेश्चंस को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। How will you cater to the needs of visually challenged students of your classroom in an inclusive school? अब visually challenged का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस है या फिर जिनका विजन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि शॉर्ट साइट या फिर लॉन्ग साइट। और इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ पे सारे बच्चे टुगेदर लर्निंग करते हैं, टुगेदर पढ़ते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है यूज़ अल्टरनेट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। वो इसलिए क्योंकि अल्टरनेट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स वो भी हो सकते हैं, जैसे कि आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो उसको वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि सारे बच्चे समझ पाए। और रिसोर्सेज का मतलब ये भी हो सकता है कि सारे जो बुक्स है या असाइनमेंट्स है वो ना केवल इंग्लिश या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं, बल्कि ब्रेल का उसमें एक ब्रेल ट्रांसलेशन कॉपी भी प्रिंट होता है ताकि सारे बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या टीच किया जा रहा है। तो यूजिंग अल्टरनेट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेंडिंग देम टू ए स्पेशल एजुकेटर, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप विजुअली चैलेंज बच्चे को स्पेशल एजुकेटर के पास भेज रहे हो तो ये इंक्लूसिविटी का प्रैक्टिस नहीं है, तो ये इंक्लूसिव स्कूल का प्रैक्टिस नहीं हो सकता, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, प्रोवाइड देम विथ एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा टाइम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम का ये भी मतलब हो सकता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो बैठ के वेट करेंगे या फिर टाइम वेस्ट करेंगे जब तक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स जो है वो अपना प्रैक्टिस कंप्लीट ना कर पाए। तो एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर क्लास आवर्स में बी ए गुड आइडिया, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास आवर्स एक्स्ट्रा टाइम जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। और फिर मेकिंग देम सिट विथ हाई अचीवर्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो किन बच्चों को प्रॉब्लम है और उन बच्चों को हाई अचीवर के साथ बिठा रहे हो, तो इससे कुछ उनका लर्निंग बढ़ेगा नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर है। ए क्लास 3 स्टूडेंट्स परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 इंटू 25 एज फॉलोज। अब बच्चे ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग 16 इंटू 25 उसने 16 को 8 इंटू 2 बना लिया है और 25 को 5 इंटू 5 बना लिया है। अब 5 को उसने अदर साइड मूव किया है ताकि 8 इंटू 5 हो जाए और 2 इंटू 5 हो जाए, और तब 40 इंटू 10 वो मल्टीप्लाई करता है और आंसर 400 करेक्ट आता है। तो इसने कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है? तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला है एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पहले b प्लस सी ऐड करके उसका जो सम है वो a के साथ ऐड करते हो या फिर a प्लस बी को पहले ऐड करके उसका सम c के साथ ऐड करते हो, आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। या फिर अगर आपको a इंटू बी इंटू सी करना है तो पहले अगर आप b इंटू सी करके उसका प्रोडक्ट जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही रहेगा जो कि आप अगर a इंटू बी करके उसका प्रोडक्ट जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब रिपीटेड एडिशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ये है कि अगर आप एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 को 5 बार ऐड किया गया है, इसे 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। अब इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो ये बोलता है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट विल बी 1। जैसे कि 1/4 को अगर हम 4/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1 रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हम a को b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो a इंटू बी करके उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको ऐड कर सकते हैं a इंटू के सी के साथ, तो आंसर सेम ही रहेगा। तो अब जब देखते हैं कि बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, तो उसने ये नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है और उनका एसोसिएशन जो है उसने चेंज किया है और उसका आंसर फिर भी करेक्ट है। तो उसने एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है। Which one of the following is not related to early number concept? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि ये अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट क्या है। तो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल है कि आप अगर LKG और UKG को देखते हो तो इस लेवल पे कौन सा मैथमेटिक्स सिखाया जाता है।
जो बच्चों को पहला जो मैथमेटिक्स सिखाया जाता है वो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर सारे ऑप्शंस को हम एक बार देखते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जो है बहुत ही बेसिक स्किल्स है जो एलकेजी में या फिर यूकेजी में सिखाए जाते हैं और कौन सा स्किल है जो बाद में सिखाया जाता है, मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में, तो जो सबसे बेसिक स्किल्स है वो रिलेटेड होंगे अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, और जो हायर लेवल का स्किल होगा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। क्लास इंक्लूजन होता है अगर बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो सर्कल्स है ये सारे एक क्लास के हैं और ये जो स्क्वायर्स या फिर रेक्टेंगल्स है ये सारे एक क्लास के हैं। ऐसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स और उनको डिफरेंट क्लासेस में अगर वो ग्रुप कर पाते हैं तो वो क्लास इंक्लूजन हो गया। तो ऐसा एक्सरसाइज तो नर्सरी में होता है, तो ये अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट है। फिर कंजर्वेशन का एग्जांपल है, अगर 5 ट्रायंगल है और सारे ट्रायंगल्स अगर एक जगह पे है और इन्हीं ट्रायंगल्स को अगर हम थोड़ा स्पेस दे के रखते हैं तो नंबर सेम रहता है। अगर ये पास है या फिर थोड़ी दूरी में है तो भी नंबर सेम रहता है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। तो ये भी अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट है। और मेजरमेंट, अब मेजरमेंट जो है उनको पहले काउंटिंग के बाद मेजरमेंट सिखाया जाता है, क्योंकि मेजरमेंट जो है शायद वो उंगलियों से करो या फिर हाथों से करो या फिर रूलर लेके करो, ये हायर डिग्री स्किल है, ये काउंटिंग के बाद या फिर क्लासिफिकेशन के बाद सिखाया जाता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और क्लासिफिकेशन ये भी एक बहुत ही सिंपल एक स्किल सेट है। जैसे कि अगर बच्चा को सिखाया जाता है कि ये जो सारे ब्लू स्क्वायर्स है वो एक क्लास में डाल दो और ये जो पिंक स्क्वायर्स है वो दूसरे क्लास में आएंगे, ग्रीन स्क्वायर्स तीसरे क्लास में आएंगे। तो ऐसा ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो एलकेजी एंड यूकेजी में करते हैं। तो ये भी अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मेजरमेंट, जो कि अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में नहीं आता। Which of the following statements is true regarding numeral and numbers? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि न्यूमरल क्या है और नंबर क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब ये नंबर जो है एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, और न्यूमरल जो है वो एक सिंबल होता है। अब ये सिंबल को यूज़ करके आप एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो होता है इन दोनों के बीच में संबंध। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, तो ये 10 जो है वो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, एक थॉट है। और अगर आपको वो 10 रुपये एक पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आप जो है एक सिंबल का यूज़ करोगे, जैसे 10 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है जो बोलता है ए न्यूमरल इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट है द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 10 जो नंबर का आइडिया है या फिर थॉट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है हिंदू अराबिक न्यूमरल्स में या फिर रोमन न्यूमरल्स में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्पेसिफिकली मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। पहला है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी एक मेंटल पिक्चर बनाना एक कॉन्सेप्ट का या फिर एक आइडिया का। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इमेजिन कीजिए, तो आप एक ऐसा फिगर का इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री में यूज़ होता है, अलजेब्रा में यूज़ होता है। तो ये मैथमेटिक्स का प्रोसेस है, तो ये यहाँ पे आंसर चॉइस नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन जो है वो सिर्फ याद करना है, राइट। अगर आपको मेमोराइज करना है, वो पोएम हो सकता है या फिर कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ याद करने का प्रोसेस है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जो है वो एक रफ नंबर या फिर रफ कैलकुलेशन करने का प्रोसेस को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 8.01 इंटू 10.01 का आंसर बताइए, तो आप रफली एस्टिमेट कर सकते हो तो कि इसका आंसर जो है वो 80 के आसपास होगा। तो ये होता है एस्टिमेशन, और ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन जो है वो अलजेब्रा में यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 5x + 10 = 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
तो आप क्या करोगे, 10 को इस तरफ ट्रांसपोज करोगे और फिर बाद में इसको पूरा 5 से डिवाइड करोगे। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ये मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है मेमोराइजेशन। रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। पहला स्टेटमेंट है देर आर 15 ऑरेंजेस इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंजेस इन अनदर बास्केट, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले बास्केट में 15 ऑरेंजेस है और दूसरे बास्केट में 17 ऑरेंजेस है, तो आप एक नया पैरामीटर बना रहे हो कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो इसका आंसर है 32। तो आप जो पहला बास्केट है उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, वो नंबर अभी भी 15 ही रहेगा। जो सेकंड बास्केट है वो नंबर में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे फिर भी अभी 17 ही रहेंगे। ये नया पैरामीटर जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। तो यहाँ पे आप बास्केट 1 में और बास्केट 2 में जो है वो दोनों नंबर्स को आप एग्रीगेट कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं एग्रीगेशन। अब स्टेटमेंट बी बोलता है द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन विच वॉज 9950 इज इंक्रीज्ड बाय 375 आफ्टर द बजट। यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन वो पहले से एक नंबर था 9950, आप उसी नंबर को इंक्रीज कर रहे हो आफ्टर द बजट बाय 375। यहाँ पे भी आप एडिशन कर रहे हो लेकिन आप एक नया पैरामीटर नहीं बना रहे हो, जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है जो कि प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन है उसी को आप इंक्रीज कर रहे हो 9950 से, आप उसको 375 ऐड कर रहे हो, तो ये इसे बोलते हैं ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन होता है जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ऑगमेंटेशन बोलते हैं। अब स्टेटमेंट आंसर चॉइसेस ए बोलता है ए रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन एंड बी रिप्रेजेंट्स ऑगमेंटेशन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन, ये गलत है। बोथ रिप्रेजेंट्स ऑगमेंटेशन, ये भी गलत है। ए रिप्रेजेंट्स ऑगमेंटेशन एंड बी रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन, ये एक्चुअल जो हो रहा है उसका उल्टा बता रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज बाय पियाजे। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि ये एबिलिटी टू कंजर्व या फिर कंजर्वेशन जिसकी बात हो रही है ये है क्या, और ये पियाजे का प्रपोजल क्या है। अब कंजर्वेशन के लिए मैं 3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पहला है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अगर आप एक बड़े कंटेनर में आपके पास एक 500 ml पानी है और उसको आप एक छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हो तो वॉल्यूम जो है वो फिर भी सेम रहेगा। हाँ, छोटे कंटेनर में ऐसा दिख सकता है कि ज़्यादा पानी है लेकिन द वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो चेंज नहीं होगा, वो फिर भी 500 ml ही रहेगा। अगर पहले 500 ml था तो वो ट्रांसफ़र करने के बाद भी उतना रहेगा, तो ये बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगर आपके पास 3 पेंसिल है, अगर आप पेंसिल्स को ऐसे ऑर्डर में आप अरेंज करते हो तो आपके पास 3 पेंसिल है, अगर उन्हीं पेंसिल्स को ऐसे लेंथ वाइज दूसरे ऑर्डर में अगर आप रखते हो तो भी नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ नंबर। और नेक्स्ट, अगर आपके पास थोड़ा क्ले है या फिर आटा है, तो आटा जो है उसको अगर आप ऐसे फ्लैट शेप में बनाते हो तो अगर वो 100 ग्राम्स आटा या फिर क्ले था वो 100 ग्राम्स ही रहेगा। अगर आप वो सेम पीस को अगर ऐसे राउंड बॉल की तरह बनाते हो तो ये जो है मास या फिर वेट जो है वो चेंज नहीं होता, आप अगर शेप चेंज करते हो तो भी, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास और वेट। अब पियाजे ने जो प्रपोजल किया था वो ये था कि पहले जो है वो बच्चा नंबर कंजर्वेशन सीखता है, फिर लेंथ, फिर लिक्विड, मास, एरिया, वेट और वॉल्यूम। आपको जो है ये ऑर्डर जो है वो मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली आंसर कर पाओगे। अब एक एक करके अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला वाला है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो है वॉल्यूम लास्ट को आता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि मास वॉल्यूम से पहले आता है। अब कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। अब नंबर जो है पहला आता है, तो कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। अब लेंथ जो है वो नंबर के बाद में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है।
लास्ट वाला है कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेट जो है वो पोजीशन 6 में आता है और वॉल्यूम जो है सबसे लास्ट पोजीशन 7 में आता है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। A teacher gives the following task to students of class 4. Arrange 25 tiles in all possible rectangular arrays. Which of the following mathematical concepts can be addressed to this task? अब अगर एक एक टाइल का एरिया जो है अगर हम 1 स्क्वायर मीटर भी पकड़ के चले तो अगर हमें इन 25 टाइल्स को एक रेक्टेंगल के शेप में ही अरेंज करना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है वो 25 होना ही चाहिए, नहीं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आएगा। अब ऐसे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, जैसे कि 1 इंटू 25 जो है वो 25 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 5 इज़ 25। तो ये दो ऑप्शंस है हमारे पास जिनमें हम इन 25 टाइल्स को रेक्टेंगल्स की तरह अरेंज कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को टच कर रहे हैं, हम एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, ब्रेड्थ के बारे में बात कर सकते हैं, पेरीमीटर के बारे में बात कर सकते हैं। अब अगर हम आंसर चॉइस को देखते हैं तो लास्ट वाला आंसर चॉइस में है वॉल्यूम। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम की कुछ बात हो ही नहीं रही है तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता। सिमिलरली नेक्स्ट अगर तीसरा वाला देखते हैं उसमें भी वॉल्यूम है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले में वॉल्यूम है, ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 बचता है और इसे ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है, यस। यहाँ पे फैक्टर्स का बात हो रहा है, यस। और पेरीमीटर का भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। तो जो दिए गए ऑप्शंस है उन सबको देखते हैं और ये हमें पता करना है कि कौन से ऑप्शन में सारे जो सेट दिए गए हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है। पहला है ड्राइंग। ड्राइंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इस फिगर का आप एरिया पता करो तो ड्रॉ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें एक्चुअली 2 ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आपको ये 2 ट्रायंगल्स के एरिया मालूम है तो इस फिगर का भी एरिया आप इजीली पता कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी हो गया। और नेक्स्ट वर्किंग बैकवर्ड्स। वर्किंग बैकवर्ड्स यानी अगर आपको आंसर मालूम है, यानी कि 2 प्लस समथिंग इज़ 5 और वो कौन सा नंबर है यहाँ पे ये पता करने के लिए आप बैकवर्ड्स कैलकुलेशन कर सकते हो वहाँ से। तो वर्किंग बैकवर्ड ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है। फिर रोट लर्निंग जो है वो रट्टा मारना है। रट्टा मारना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, तो इसे निकाल देंगे। और क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं है तो ये पूरा ऑप्शन जो है उसको कट कर देंगे। अब नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग वर्किंग बैकवर्ड्स जैसा ही है लेकिन थोड़ा यहाँ पे और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 नंबर है जिन्हें ऐड करने से आपको आंसर आएगा 10 और दोनों नंबर जो है वो इक्वल है, तो आप रीज़न कर सकते हो कि वो नंबर को 5 ही होना चाहिए। तो ये हो गया रीजनिंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर यूजिंग वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स में तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स की यूज़ करते हैं, जैसे कि 5x + 5y = 10 और अगर x और y इक्वल है तो विल सॉल्व फॉर दिस। देयरफॉर वेरिएबल्स इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। लुकिंग फॉर पैटर्न्स। अब ये भी जो है स्ट्रैटेजी है, जैसे कि अगर यहाँ पे 0 है और एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा पैटर्न में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे जो है एक सर्कल आना चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है वो करेक्ट आंसर्स है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन जो है वो किसी चीज़ को याद करना है या फिर याद रखना है, तो ये मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इसके वजह से ये ऑप्शन को हम कट कर देंगे। अब गेस एंड टेस्ट जो है वो ऐसा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ विच 2 नंबर्स विल ऐड अप टू 47, तो आप पहले गेस करते हो कि 15 और 12 हो सकते हैं क्या, लेकिन इसका आंसर आता है 37। तो आप नेक्स्ट अपने गेस को थोड़ा इम्प्रूव करते हो कि क्योंकि 37 जो है वो 47 से थोड़ा 10 नंबर कम है, तो एक नंबर को आप इंक्रीज़ कर सकते हो और फिर नेक्स्ट टाइम आप गेस करेंगे 15 + 22, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये गेस एंड टेस्ट हो गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। ड्राइंग हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर और गेस एंड टेस्ट दोनों सेम ही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है। फिर ड्राइंग हमने ऑलरेडी देख लिया है और मेमोराइजेशन हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो यहाँ पे हुआ ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रीजनिंग, यूजिंग वेरिएबल्स और लुकिंग फॉर अ पैटर्न तीनों जो है
वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इन मैथमेटिक्स है। वैन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वैन हील्स लेवल्स के बारे में तो हर साल एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लेवल्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लेवल 0 में जो है बच्चा डिफरेंट शेप्स को रिकग्नाइज कर पाता है अपने अपीयरेंस के बेसिस पे। फिर लेवल 1 पे वो एनालाइज कर पाता है डिफरेंट शेप्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। लेवल 2 पे वो रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट शेप्स आइडेंटिफाई कर पाता है। लेवल 3 में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरम्स को डिड्यूस कर पाता है, तो ये हायर लेवल का हो गया। और लेवल 4 पे रिगर की बात हो रही है, जहाँ पे वो ना केवल थियरम्स को एनालाइज कर पाता है बट डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम्स के बारे में भी वो जानकारी रखता है। तो ये हो गए वैन हील्स लेवल्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर। As per the recommendation of the NCF, that is National Curriculum Framework, primary school mathematics should do which of the following? अब NCF में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने सेपरेट एक और वीडियो में कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स की हो रही है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। अब प्राइमरी स्कूल लेवल पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, प्रोसीजरल नॉलेज पे अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिगर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे अगेन प्राइमरी स्कूल लेवल पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल सिखा रहे हो, तो रिगर जो है वो बाद में भी आ सकता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। फिर से आप यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स की पे इंपॉर्टेंस देना है, ना कि बच्चों को एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। लास्ट वाला है रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस। ये जो है वो एनसीएफ में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकता हूँ। पर आप बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बच्चे को सिर्फ थोड़ा थियरी शायद उसके समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर आप उसी को एक प्रैक्टिकल एवरीडे एक्सपीरियंस में बदल देते हो, जैसे कि उसको एक थोड़ा पैसे दे के एक दुकान में बेच के कुछ खरीदने का उससे एक एक्सपेरिमेंट करवाते हो, तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसको सारे ये कॉन्सेप्ट जो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझ में आ जाएंगे। तो रिलेटिंग टू अ चाइल्ड्स एवरीडे एक्सपीरियंसेस जो है वो एनसीएफ में बताया गया है फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, तो ये करेक्ट आंसर है। Which of the following teaching and learning resources is best suited to explain the concept of multiplication of two decimal numbers? अब एक क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इन टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज में एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिखाया जा सकता है, लेकिन कौन सा बेस्ट सूटेड है? एंड कॉन्टेक्चुअली देखें तो ये प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है टू ईजिली टीच कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स? अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है एबेकस। अब एबेकस जो है उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं, सच एज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए क्या ये ईजीएस्ट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स होगा टू टीच मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स? तो ये जो है ईजीएस्ट नहीं है, तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ये एक अच्छा रिसोर्स है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट सूटेड नहीं है। अब नेक्स्ट, नंबर चार्ट। नंबर चार्ट में जो है पैटर्न्स इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिखाने के लिए कोई खास इसका यूज़ नहीं होता, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट इज ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप अगर ग्राफ पेपर को शेड करके दिखाते हो कि ये 0.8 है और ये 0.2 है, और ये दोनों शेडेड एरियाज को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.6। तो ऐसा जो है ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर टीचिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि हम विजुअली सिखा सकते हैं बच्चों को ये कॉन्सेप्ट। और लास्ट वाला है डायनेस ब्लॉक्स। डायनेस ब्लॉक्स जो है वो ये है, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि ये दिए गए जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है असेस करने के लिए कि प्राइमरी लेवल के बच्चों ने कितना मैथ्स सीखा हुआ है कि नहीं सीखा है। अब पहला ऑप्शन है एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग। ये अच्छा स्ट्रैटेजी है क्योंकि उनके एरर्स को एनालाइज करने से आपको पता चलता है कि क्या उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, जो एरर्स वो कर रहे हैं वो कैलकुलेशन एरर्स है कि कॉन्सेप्ट एरर्स है। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग टास्क विच एलिसिट मोर देन वन लेवल ऑफ रेस्पॉन्स। तो मोर देन वन लेवल ऑफ रेस्पॉन्स का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि क्या वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। अब नेक्स्ट, यूजिंग प्राइमरली ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टास्क। ये जो है ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टास्क यूज़ कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल बच्चों के लर्निंग के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब लास्ट वाला है डिजाइनिंग टास्क्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आप जो असेसमेंट कर रहे हो वो उससे डिफरेंशिएट कर पाते हो कि बच्चों ने क्या सिर्फ रट्टा मारा हुआ है या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूजिंग प्राइमरली ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टास्क है। Which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy? अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं अगर आप सारे ऑप्शंस को एक बार ठीक से पढ़ लो और समझ लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन बोल रहा है फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट। अब अगर क्लास में आप एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ बच्चे जो है वो जल्दी से पिकअप कर सकते हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो एज ए टीचर आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए टाइम को लेके। तो फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स जो है वो इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। अब बाकी तीन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट एरर्स। अगर आप बच्चों के एरर्स को एक एनालिसिस करते हो कि उसमें क्या पैटर्न है, तो आपको पता चलता है कि क्या ये कैलकुलेशंस एरर कर रहे हैं या फिर उनको कॉन्सेप्ट्स ही समझ में नहीं आए हैं। तो स्टूडेंट के एरर से आपको पता चलता है कि आपका टीचिंग प्रोसेस जो है क्या उसमें चेंजेस लाने चाहिए। तो इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी का एक पार्ट है। और फिर नेक्स्ट वाला है मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस। ये जो है ये NCF में भी बताया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, कि जो बच्चे क्लासरूम में थियरी सीख रहे हैं उन्हें जो है एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप क्लास में मनी के बारे में सिखा रहे हो तो अगर उन्हें प्रैक्टिकली दिखाते हो कि मार्केट में मनी कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप पैसे देके कुछ खरीद सकते हो, कैसे उनको चेंज मिलता है, तो आप ये थियरी को एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो ये इफेक्टिव मैथ्स पेडागोजी है। फिर लास्ट वाला है यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। अब क्लास में जो है जब ट्राइंगल्स के बारे में सिखा रहे हो तो पहले तो उन्हें आप थियरी सिखाओगे, फिर बाद में आप एक ग्रुप एक्सरसाइज करके कुछ उनको सिखा सकते हो, फिर बाद में इंडिविजुअल एक्सरसाइजों से फिर असाइनमेंट्स दे सकते हो। तो ऐसे वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज एक ही कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए और रीइंफोर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है इन इफेक्टिव मैथ्स पेडागोजी। In a school, half of the students play badminton, 1/4 play volleyball, 1/8 play tennis, 1/16 play chess, and the remaining go for swimming. If the number of students playing volleyball is 160, how many students play chess? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। जैसे कि एक तो अलजेब्राइक अप्रोच होगा जहाँ पे आप बोलो कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग चेस बी x, और x के लिए आप एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके भी आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल इज़ 160, और यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि 1/4 प्ले वॉलीबॉल, यानी ये 1/4 जो है वो 160 है। तो आपको ये 1 पता करना है। तो 160 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 640। ये जो 640 है ये 1 है, ये 1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 1/16 प्ले चेस। तो अगर हम 640 को 16 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 116 है, तो 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 40। तो ये 40 जो है
दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले चेस, और ये करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4? अब क्वार्टर जो है वो 1/4 होता है, और हमें मालूम है कि हर एक 1 में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर हमें 18 3/4 में कितने क्वार्टर्स है वो कैलकुलेट करना है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले ये 18 3/4 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 18 इंटू 4 प्लस 3 यानी कि 75/4। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 4 4 कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है 75। तो 18 3/4 में 75 क्वार्टर्स होते हैं, तो यह है करेक्ट आंसर। Digits 2, 3, 4, 6, 7, 8 are arranged in the following blanks and the largest possible number after addition is what? अब अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है इन 2 3 डिजिट नंबर से, तो हमें यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स बनाने होंगे विथ 3 डिजिट्स ईच। तो इसे बनाने का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। पहले हम लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 8, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1605। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर द एडिशन इज 1605, तो ये इसका आंसर है। Deepa goes to the post office to post or mail letters and parcels. The postal rates are given below, यानी कि ये जो है वो पोस्टल रेट्स है। अब दीपा को जो है she wants to send 2 parcels weighing 250 grams and 300 grams each and 2 letters of 20 grams and 40 grams respectively. So how much postal charge will she have to pay? यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने पैसे देने होंगे ये सारे भेजने के लिए। अब एक एक करके अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहला वाला जो पार्सल है वो 250 ग्राम्स है। अगर 250 ग्राम्स का पार्सल है तो पहला जो 50 ग्राम्स है उसके लिए उसने देने होंगे 5 रुपीज़, तो ये हो गया 5 रुपीज़। बाकी बचते हैं 200 ग्राम्स। अब 200 ग्राम्स के लिए एवरी 50 ग्राम्स के लिए उसे 3 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो इसे अगर हम 50 से डिवाइड करके इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12, क्योंकि ये 4 इंटू 3 12। अब 5 + 12 17 हो गया। और दूसरा पार्सल है 300 ग्राम्स। अगर 300 यहाँ पे लिख लेंगे तो पहला जो 50 ग्राम्स है उससे 5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बचता है 250 ग्राम्स और इसमें हर एक 50 ग्राम्स के लिए उसे देने होंगे 3 रुपीज़। तो ये हो गया 5 इंटू 3 15, यानी कि 5 + 15 जो है वो हो गया 20, यानी कुल मिलाकर दोनों पार्सल्स के लिए उसे 37 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अब लेटर्स का कैलकुलेशन करते हैं। पहला लेटर जो था वो 20 ग्राम्स था, यानी कि 20 ग्राम्स का अगर लेटर है तो उसे देने होंगे 5 रुपीज़, तो ये हो गया 5 रुपीज़। और दूसरा जो लेटर है वो 40 ग्राम्स था, तो अगर 40 ग्राम्स का लेटर है तो पहला 20 ग्राम्स है उसके लिए 5 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो 5 रुपीज़ प्लस बाकी बचता है कितना 20 ग्राम्स, और हर एक एडिशनल 20 ग्राम्स के लिए उसे 2 रुपये चार्ज करेंगे। तो ये 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, तो ये हो गया 2। अब 5 + 2 हो गया 7, तो ये हो गया 12। अगर हम 37 + 12 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 49। तो कुल मिलाकर ये 2 पार्सल और ये 2 लेटर भेजने के लिए उसे देने होंगे 49 रुपीज़, तो ये करेक्ट आंसर है। A whole number is added to 50 and the same number is subtracted from 50. The sum of the resulting numbers is what? यानी कि अगर हम 50 को लेंगे और इसके साथ कोई भी एक होल नंबर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 5, तो यहाँ पे मिलता है 55। अगर फिर से 50 लेंगे और सेम नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे 50 - 5, तो यहाँ पे मिलता है 45। तो अगर इन दोनों रिजल्टिंग नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100। तो इसका आंसर जो है वो 100 है। अगर इंस्टेड ऑफ 5 अगर हम कोई भी अलग नंबर लेंगे तो भी वो 2 नंबर जो है वो एक्चुअली कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐड कर रहे हैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा 100 ही रहेगा। रीड द फॉलोइंग रेलवे टाइमिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली टू चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब अगर सारे स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं, ये सब ड्यूरेशन ऑफ जर्नी की बात कर रहे हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ जर्नी या फिर टाइम ऑफ जर्नी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम अराइवल टाइम एट डेस्टिनेशन लेके,
उसमें से अगर हम डिपार्चर टाइम फ्रॉम ऑरिजिन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा टाइम ऑफ जर्नी या फिर ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज़ 15 आवर्स 10 मिनट्स। अब चेन्नई में अराइवल टाइम कितना है, वो है 20:45, तो ये 20:45 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नागपुर से डिपार्चर टाइम कितना है, नागपुर से डिपार्चर टाइम है 5:35। अब इसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 15 आवर्स 10 मिनट्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऐसा ही अगर बाकी स्टेटमेंट्स में से अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम जो है वो डिडक्ट करते जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम दिया गया है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी कि सबसे पहला वाला जो नंबर है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, फिर सबसे आखिर में स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब अगर ये सारे नंबर्स को एक बार क्विकली देख ले तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो 30.5 है, यानी कि जो भी करेक्ट आंसर है उसका पहला नंबर जो है वो 30.5 होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ 3.05 है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट बड़ा नंबर है 3.5, तो सेकंड पोजीशन में 3.5 होना चाहिए। अगर ऑप्शन 3 देखते हैं तो सेकंड पोजीशन में 3.05 है, तो ये गलत ऑप्शन है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर इसके बाद वाला जो बड़ा नंबर है वो 3.05 है, यानी थर्ड पोजीशन में 3.055 होना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन में जो है 3.05 है, 3.055 नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही आंसर बचता है, वो है ऑप्शन 1 जो कि करेक्ट आंसर है। अगर आप सारे नंबर्स को एक बार चेक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर लेते हैं तो भी आपको यही करेक्ट आंसर मिलेगा। A shopkeeper mixed 5.3 kilos of almonds, 2,100 grams of raisin and 2.2 kilos of cashews and packed the mixture equally into 2 dozen packets. What is the weight of each packet? तो पहले तो हमें ये तीनों क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेना है। 5.3 किलोस यानी 5,300 ग्राम्स, फिर 2,100 ग्राम्स और 2.2 किलोस यानी 2,200 ग्राम्स। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 9,600। अब 2 डजन जो है यानी कि 24 है। अब इस 9,600 को अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 400, यानी कि ईच पैकेट का जो वेट है वो 400 ग्राम्स है, तो ये करेक्ट आंसर है। A beaker is 3/7 filled with water and another 16 liter of water is needed to fill the beaker to its brim. What is the capacity of the beaker? इस प्रॉब्लम को ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 3/7 इज फिल्ड विथ वाटर, यानी 3 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर है। अब बाकी जो 4 पार्ट बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट फिल करने के लिए हमें चाहिए और एक 16 लीटर्स, ये 4 फिलअप करने के लिए। क्योंकि 16 लीटर चाहिए ये 4 पार्ट्स फिलअप करने के लिए, तो एक एक पार्ट को फिल करने के लिए हमें चाहिए होंगे 16 डिवाइडेड बाई 4 जो होगा 4, यानी एक एक पार्ट का जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर्स है। अब क्योंकि इस बीकर में जो है वो 7 पार्ट्स है और ईच पार्ट का जो है 4 लीटर्स कैपेसिटी है, तो इस बीकर का टोटल कैपेसिटी होगा 7 × 4 दैट इज 28। तो ये हुआ करेक्ट आंसर। Asha plans to save some money from household expenditure to buy a mobile phone. हर हफ्ते वो 50 रुपीज़ सेव करती है मंडे को, 100 रुपीज़ ऑन वेडनेसडे, 80 रुपीज़ ऑन फ्राइडे और 60 रुपीज़ वो स्पेंड करती है ऑन संडे। अब हाउ मेनी वीक्स वुड शी टेक टू सेव एनफ मनी टू बाय ए मोबाइल फ़ोन फॉर 5,950? अब जो वो सेविंग्स कर रही है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 50 ऑन मंडे, 100 ऑन वेडनेसडे और 80 ऑन फ्राइडे, और जो वो स्पेंड कर रही है हफ्ते में 60 रुपीज़, तो उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 170। अब वो हर हफ्ते 170 रुपीज़ नेट सेव कर रही है। अब उसको कितने हफ्ते लगेंगे 5,950 रुपीज़ सेव करने के लिए? तो इसको अगर हम 170 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 35। तो उसे 35 वीक्स या फिर 35 हफ्ते लगेंगे इतना सेव करने के लिए, तो ये करेक्ट आंसर है।
व्हाट नंबर एम आई, जो दिए गए स्टेटमेंट्स है 3 स्टेटमेंट्स, उनको यूज़ करके हमें आइडेंटिफाई करना है इस नंबर को। पहला बोल रहा है आई एम ए 2 डिजिट इवन नंबर। अब ये चारों जो ऑप्शंस है वो सारे 2 डिजिट इवन नंबर्स हैं, तो इस स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, आई एम ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 6। अगर एक नंबर को कॉमन मल्टीपल होना है 3, 4 और 6 का, तो इसका जो एलसीएम है उसका वो मल्टीपल होना चाहिए। तो हम 3, 4, 6 का जो है वो मल्टीपल एलसीएम जो है फाइंड आउट करेंगे। 3, 4, 6, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब ये सारे नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 2, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, वंस को, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12। तो 12 जो है वो एलसीएम है 3, 4 और 6 का। तो इस नंबर को मल्टीपल होना चाहिए 12 का। 48 जो है 12 का मल्टीपल है, 12 4 जा, और 36 जो है 12 3 जा है, और 24 जो है 12 2 जा है। लेकिन 56 जो है वो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको जो है हम एलिमिनेट कर देंगे। अब लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ 9 फैक्टर्स। अब ये तीनों जो नंबर बचे हुए हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो पहला है 24। 24 को अगर हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे तो 1 24 जा, और 2 12 जा, 3 8 जा, 4 6 जा, 6 4 जा। अब क्योंकि 6 इन 4 यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऊपर ले लिया है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 24 के लिए 8 फैक्टर्स हैं। अब वैसे ही अगर हम 36 के लिए करते हैं तो 1 36 जा, 2 18 जा, 3 12 जा, 4 9 जा, 6 6 जा। अब 6 जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो इसको काट देंगे। तो 36 के लिए जो है यहाँ पे 9 फैक्टर्स है, तो 9 फैक्टर्स 36 करेक्ट आंसर है। अब आंसर को डबल चेक करने के लिए हम 48 का भी फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं। तो 48 को अगर हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे तो 1 48 जा, 2 24 जा, 3 16 जा, 4 12 जा, 6 8 जा, 8 6 जा। अब 8 एंड 6 ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो अगर हम ये फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो हमें मिलते हैं 10 फैक्टर्स। तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर है 36 जिसके 9 फैक्टर्स है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, यानी कि अगर वो 10 को डबल किया जाए तो अब नया पेरीमीटर है वो कितना होगा। अब एक स्क्वायर को लिख के हम इसे विजुअलाइज करते हैं। अगर पहले इस स्क्वायर का जो साइड्स थे वो 10 10 10 सेंटीमीटर थे, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन्हें डबल कर देते हैं, 20 20 20 20 कर देते हैं, तो अब नया पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर हो गया। अब 40 और 80 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 80 जो है वो 40 का दुगना है, या फिर ट्वाइस, या फिर 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स जो है वो करेक्ट आंसर है। Which of the following letters have both horizontal and vertical lines of symmetry? अगर आप एक फिगर को एक लाइन ऑफ सिमेट्री पे काटते हैं तो आपको मिलना चाहिए 2 इक्वल बट ऑपोजिट पार्ट्स। अब जो दिए गए अल्फ़ाबेट्स है उसमें अगर हम ए को ऐसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्टिकली काटेंगे तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट हाफ्स मिलेंगे। तो ए में जो है सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। वैसे ही y को जो है हम वर्टिकली काट सकते हैं तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी जो है सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। c को हम हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन वर्टिकली काटें तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो c में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल नहीं है। x को हम हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं या फिर वर्टिकली भी काट सकते हैं, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पीसेस ही मिलेंगे। तो x में जो है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है x। इस क्वेश्चन में हमें एक बेस 2 नंबर दिया गया है और हमें पूछा गया है कि उसका बेस 10 इक्विवेलेंट कौन सा नंबर है
ये आइडेंटिफाई कीजिए। अब ये बेस 2 नंबर जो है उसको अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर ऑफ 0 से, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3 और 2 टू द पावर ऑफ 4। यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 0 जो है वो 1 है, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। अब ये 16 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16, 8 1 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 27, जो कि 27 बेस 10 वाला नंबर है। तो ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पे 27 आना चाहिए। What is the correct sequence a teacher of class 3 needs to follow to explain the concept of a quarter, that is 1/4 to the students? तो जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको एक एक बार करके देखते हैं। पहला वाला है राइट द सिंबल ऑफ ए क्वार्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर बच्चों को क्वार्टर का कॉन्सेप्ट का ही समझ नहीं है तो बोर्ड के ऊपर 1/4 लिखने से उनको कुछ ज़्यादा खास इससे यूज़ नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ए जो है वो सबसे आखिर में आना चाहिए क्योंकि ये सबसे यूजलेस एक्सरसाइज है। तो अगर हम यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन 2 में जो है ए लास्ट को आता है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बाकी 2 स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डिवाइड देम इनटू क्वार्टर्स। जैसे कि आप बच्चों को जो है शीट्स ऑफ पेपर दे सकते हो और उनको बोल सकते हो इसको 4 क्वार्टर्स में काटो। तो बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये क्वार्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये ऑब्जेक्ट्स को क्वार्टर्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम ये पुरानी कहावत को याद करते हैं, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो है बच्चे खुद अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये आई डू और ये आई अंडरस्टैंड है। तो बी जो है इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो ये पहला आना चाहिए सीक्वेंस में, तो बी यहाँ पे पहला आता है। फिर सी जो है वो शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग ए क्वार्टर। अब पिक्चर्स यूज़फुल होते हैं और अगर वो देखते हैं तो उनको याद भी रह जाएगा कि क्वार्टर्स क्या होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनको क्वार्टर का क्या है फंडामेंटल वो समझ में आ जाए। देयरफॉर आई सी आई रिमेंबर, ये सी जो है यहाँ पे ये ए से बेहतर है लेकिन बी जितना बेहतर नहीं है, तो ये सी जो है बीच में आना चाहिए, तो सी यहाँ पे बीच में आता है। तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें करना है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आता है और फिर वो नंबर जो है यहाँ पे आता है वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट से कंप्लाई करता है। अब अगर ये 72 इंटू 28 जो है उसे हम डिवाइड करते हैं 36 इंटू 4 से, तो हमें ऑटोमेटिकली ये नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 36 1 ज़ा 36, 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आना चाहिए 14। अब क्या 14 मल्टीपल ऑफ 7 है? यस, 7 2 ज़ा 14। क्या 14 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 14 10 से कम है? नहीं। क्या 14 इवन नंबर है? यस। क्या 14 56 का फैक्टर है? यस, क्योंकि 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56। तो स्टेटमेंट्स ए और डी और ई जो है वो करेक्ट है, तो ए डी और ई करेक्ट है। और इसके साथ हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 30 जो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आपको पता है क्या करना है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।